नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारी आज की मेहमान है कुसुम चौहान जी। कुसुम चौहान जी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, वो दिल्ली की एक रंगकर्मी है। उत्तराखंड के नाटकों में, उत्तराखंड की फीचर फिल्म्स में काम करती हैं और दिल्ली के थिएटर्स में काम करती है। थिएटर में वो इंग्लिश थिएटर भी करती हैं, हिंदी थिएटर भी करती हैं और गढ़वाली रंगमंच भी करती हैं। और मैं उनके बारे में आपको एक बात और बता दूं कि वह कई सम्मानों से सम्मानित हैं। 2012 में उन्हें यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उसके साथ साथ कई अन्य अवार्ड भी। उत्तराखंड नाट्य महोत्सव दिल्ली 2015 में, अलकनंदा स्मृति फिल्म अवार्ड 2017 में, प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर अवार्ड 2018 में और कई अन्य अवार्ड। मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद कुसुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि आपका जो ये रंगकर्म का या एक्टिंग का जो अभिनय का सफ़र है, ये सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताएं। मेरा नाटकों से और कार्यक्रमों से इस तरीके से संयोग शुरू हुआ कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। डांस करती थी, मोनो एक्टिंग करती थी, फैंसी ड्रेस कंपटीशन करती थी, कविताएं सुनाने का मुझे बहुत शौक़ था तो मैं कविताएं भी सुनाती थी। कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मुझे सबसे पहले मैम जो हमारी टीचर्स थी सबसे पहले बुलाती थी, कहती तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि कई बार लाइट चली जाती थी तो आपको पता ही है कि न्यूज़ रीडिंग होती थी, तो अगर लाइट चली गई स्कूल में तो कुसुम का नाम आता था कि भाई आवाज़ तेज़ है तो आप न्यूज़ रीडिंग करोगे। तो मुझे इतने लोगों के बीच में, इतने बच्चों के बीच में मुझे ही आवाज़ दी जाती थी। तो ये चीज़ें क्या थी ना, इनसे इतना कॉन्फिडेंस बढ़ता था, इतना अच्छा लगता था। उस समय ऐसा कुछ नहीं पता था एक्टिंग करेंगे क्या करेंगे, वो सब ऐसा कुछ था नहीं, पर अच्छा लगता था। कभी गिद्दे करने के लिए वो नई नई चुन्नियाँ लाना, वो सब ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी लगती थी ना कि इंटरेस्ट अपना बढ़ने लग गया। फिर स्कूल में एक अपनी अलग पहचान होती चली गई कि कुसुम तो बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगता था। कुछ नाटक भी हम अपने आप ही बनाते थे, अपना आप ही करते थे। गवर्नमेंट स्कूल था तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि बहुत अच्छे से हमें किसी ने एक्सपोज किया हो। हाँ, जिन्हें आता था उन्हें बच्चों को फिर तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता था, वो सब हम करते थे। काफ़ी सारे ऐसे स्कूलों में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अपने स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों में भी मैडम मुझे सबसे पहले अपने साथ ले जाती थी। एक बर्तन बेचने वाली का मैं रोल करती थी, वो मेरा बड़ा ज़बरदस्त होता था। तो बड़े सारे स्कूलों ने मुझे उसके लिए प्राइज़ भी दिया। बहुत सारे प्राइजेज़ मिलते थे उस टाइम पे, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती थी। हमें तो एक ज्योमेट्री बॉक्स भी मिलता था तो उसमें इतनी खुशी होती थी कि क्या बताऊँ मैं आपको, है ना, वो बहुत। उसके बाद कॉलेज में भी यही क्रम रहा। वहाँ पर भी जो है कुछ नाटक किया, कुछ वाद विवाद प्रतियोगिताएं की, जगह जगह फेस्ट होते थे कॉलेजेस में, तो हर कॉलेज में जा जाकर कुछ ना कुछ इनाम लाती रही। और वो इनाम, वो खुशी, वो तालियां दिल को इतना खुश करती थी कि उनकी ऐसी आदत पड़ी कि बस बहुत मज़ा आने लग गया। तो कुसुम जी, यहाँ पर आपसे सवाल ये पूछूंगा कि जब आप स्कूल में कर रही थी, ये तो आपका स्कूल का हो गया, तो फिर उसके बाद ये सफ़र आपका आगे कैसे बढ़ा? और आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि आपने किसी टेलीफिल्म में भी काम किया है, तो वो किस्सा क्या है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, वो किस्सा ये है कि यही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला कॉलेज में भी चलता रहा। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक दिन चमन लाल जी न्यूज़ रीडर थे दूरदर्शन पर, तो वो एक टेलीफिल्म बना रहे थे सपनों का, हाँ जी, सपनों का राजहंस उसका नाम था। तो उसमें क्राउड में थोड़े बच्चों की ज़रूरत थी, तो हमारी मैम ने बोला आप लोग ऑडिशन दो, अगर आपको पसंद, उनको पसंद आ गया तो आप कर पाओगे। तो हमने ऐसे ही कर दिया। 2-3 सीन थे हमारे, वो हमने किए। तो उसके बाद जो है ये सिलसिला प्रारंभ हुआ। और तब भी ये था कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि पता नहीं इसमें क्या करना है क्या नहीं, अच्छा लगता था बस। खुशी होती थी कि हम कॉलेज में कुछ अलग है बस। तब आपको ये पता था क्राउड क्या होता है और मेन क्या होता है? नहीं, कुछ नहीं पता था, बस ये पता था अच्छा ठीक है ना, कैमरे के सामने खड़ा होना है, कुछ बोलना है बस। इतना पता था। मेन ये था कि आपको हाँ, लाइमलाइट में रहना, लाइमलाइट में थोड़ा सा सारे लोग देख के बस थोड़ा कि कुछ है ये था। अच्छा, टीवी पे, हाँ जी, अच्छा लगता था। तो फिर यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप ये सब कर रही थी, नाटक कर रही थी और पढ़ भी रही थी,
टीवी पे भी आपने एक टेलीफिल्म कर ली थी, तो उसके बाद फिर आप ये गढ़वाली फीचर फिल्म में कैसे पहुंच गए? वो ऐसा हुआ कि हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, तो उनका वो भी गढ़वाली कल्चरल कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनको क्या था कि उसमें एक्टिंग करने के लिए एक लड़की चाहिए थी। तो शायद जो उनके साथ कर रही थी, हरीश रावत जी उनका नाम था, उनको मैं बहुत बहुत, अंकल आप कहीं भी हो, मैं आपका दिल से मतलब धन्यवाद करती हूँ। बड़े टाइम से हम मिले भी नहीं हैं, मुझे पता भी नहीं आप कहाँ रहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुझे पहचाना। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि दीदी तुम्हारी नौनी मतलब बहुत अच्छी छे, मतलब बहुत एक्टिव रहती, तो एक छोटा सा रोल है, उसे कुछ नहीं करना है, मुझे गालियाँ देनी है गढ़वाली में और झाड़ू मारनी है, बस इतना सा करना है। तो वो आए अंकल, मम्मी कहने लगी कर ले। मैंने कहा यार मम्मी मेरे को गढ़वाली आती है, लेकिन बहुत इतनी अच्छे से नहीं आती कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकूं। आना और मतलब बोलचाल की भाषा में देखो फ़र्क होता है ना। मैंने कहा मम्मी देखो कैसे होगा, तो उन्होंने बोला ये है लाइन है बेटा, ऐसे ऐसे तुझे करना है। और मैंने इतने अच्छे से बोली कि मतलब वो इतने खुश हुए कि वो ही मुझे, फिर उसके बाद उन्हें पता चला कि गढ़वाली फिल्म बन रही है, फीचर फिल्म सतमंगलिया बन रही है। सतमंगलिया, हाँ जी, सतमंगलिया फिल्म बन रही है। तो वो हमारे घर आए दोबारा वो अंकल, और उन्होंने कहा दीदी मैं आपकी लड़की को जो है वहाँ ऑडिशन के लिए ले जा रहा हूँ, तो क्योंकि ना आपकी लड़की में मतलब टैलेंट है, ये करेगी, ये एक्टर बन सकती है। मैंने तब भी सच बताऊँ, मैंने कहा कि अंकल मुझे ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ मेरा ड्रीम नहीं है कि मैं फिल्में भी करूँगी। ठीक है कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई नहीं। कह रहे नहीं तो चल। उन्होंने मुझे अपनी बाइक थी शायद उनके पास, इतने अच्छे थे वो मुझे बाइक में बिठाया उन्होंने और गढ़वाल भवन ले गए, और वहाँ मैंने ऑडिशन दिया, और ईश्वर की कृपा से मतलब मैं फीचर फिल्म में मैंने काम किया। अच्छा, जब आपकी पहली फिल्म आई और उससे पहले आप नाटक और सीरियल्स तो कर ही रहे थे, तो फिर आपकी फैमिली का उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, या फैमिली वालों का सपोर्ट क्या था? मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया। मतलब मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये काम नहीं करना। मैंने कहा पापा वो डांस करने चली जाऊँ? हाँ बेटा चली जा। अच्छा वो आरएसएस के कैंप लगते थे, पापा चली जाऊँ? वो खुद आरएसएस में थे मेरे डैडी, तो माहौल ही हमारा ऐसा था, हाँ बेटा चली जा। कभी मेरे पापा ने बोला ही नहीं कि मत जा, ना मेरी मम्मी ने, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। हालांकि उस टाइम पे थोड़ा सा और लोग तो बहुत बातें बनाते थे हमारे बारे में रात रात को, क्योंकि अब आप भाई कल्चरल प्रोग्राम करोगे तो टाइमिंग नहीं होती, 6-7 बजे के बाद तो कार्यक्रम शुरू ही होते हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने सुना भी, बहुत लोग गलत भी बोलते थे, लेकिन ये कि उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और हम काम करते रहे। पूरा सपोर्ट, मतलब आज भी अगर मैं इतना कुछ कर पाई हूँ तो मेरे माता पिता का ही सपोर्ट है। तो जब फिल्म देखी उन्होंने तो क्या आपका रिएक्शन था? बहुत खुश थे, बहुत बहुत अच्छा लगा कि पहली बार देखो काम किया, और वो भी आपको लीड रोल मिलता, तो नेचुरल सी बात है, उत्तराखंड उसको देख रहा है, पूरा उत्तराखंड उसको देख रहा है। और उस टाइम पे तो आपको पता ही है, राजेश खन्ना जी आए थे हमारी जब फिल्म का प्रीमियर शो हुआ था, हाँ उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो अच्छा लगता है, इतने बड़ा सेलिब्रिटी वो हमारे उसमें आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसके बाद फिर आपने हिंदी थिएटर भी कराया? हाँ जी, हाँ जी। तो हिंदी थिएटर का क्या क्या आपने कराया? हिंदी थिएटर से कैसे आप जुड़े? मैं आपको बताती हूँ, हिंदी थिएटर का तो ये था, मैंने कहा स्कूल कॉलेज में थोड़ा बहुत करते थे, पर हाँ एक प्रॉपर थिएटर करना आप नहीं कह सकते। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना पहाड़ी रंग कर्म के बारे में बताऊँगी। तो ये फिल्में तो मैं कर ही रही थी इसी बीच में, मतलब इकुलांस फिल्म की मैंने, उकाल उंदार की मैंने, बहुत सारी फिल्में, मतलब जो सीडी का दौर आया उस टाइम पे की मैंने। अब उसके बाद क्या, मैंने फीचर फिल्में भी की, उसके बाद फिर फीचर फिल्में की, मेजर निराला अभी की मैंने। लेकिन ये था कि मेरा मतलब मन करता था कि थिएटर को सीखने की मेरी बड़ी मतलब इच्छा होती थी कि सीखना, मतलब ये तो मेरे को गॉड गिफ्टेड था जो मैं करती आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं सीखा था, बस ये कि कर रहे थे हो रहा था। तो पहले तो मैं पहाड़ी थिएटर में आई, पहाड़ी थिएटर को प्रॉपरली मैंने किया, मैंने बड़े सारे नाटक किए मैंने। किन लोगों के साथ आपने थिएटर में जुड़ी आप? हमारे थिएटर का एक ग्रुप है दी हाइलर्स ग्रुप, दी हाइलर्स ग्रुप दिल्ली का बहुत ही फेमस ग्रुप है वो गढ़वाली नाटकों के लिए, उससे मैं जुड़ी। और उसमें हमने गुमान पैसा ना धेला, गुमान सिंह रोतेला, चमत्कार, ये सारे नाटक हमने किए। उसके बाद क्या है कि ये सब भी मैं कर रही थी। वहाँ पे क्या था, जब नाटक होते थे तो हम रिहर्सल करते हैं, फिर हम नाटक करते हैं, और नाटकों से हमारी इतनी पहचान होती कि हमें फिल्में भी मिलती हैं, तो हमें हिंदी फिल्में भी उसके थ्रू मिलने लगी, लोगों ने सराहा भी। उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता था कि मतलब सीखना है,
सीखना इन द सेंस कि थिएटर होता क्या है, कर रहे हम, जाते हम एक्टिंग करते हैं, सब कुछ कर रही हूँ मैं, लोगों को मैं पसंद भी आ रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि थिएटर होता है क्या है, उसको पढ़ने में कैसा होता है, वो प्रैक्टिकल तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं लेकिन क्या चीज़ है वो मैं जानना चाहती हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ उसमें और चीज़ें होती हैं। तो यही मेरे मन में चलता रहा। फिर मुझे प्रज्ञा आर्ट्स की डायरेक्टर हैं लक्ष्मी रावत जी, उन्होंने तीलू रौतेली एक नाटक उन्होंने किया था, तो उन्होंने मतलब बोला था कि जो भी इसमें काम करना चाहे वो मुझसे संपर्क करें। तो फिर मैं उनसे मिली, मैंने उनको बोला कि वो एक्चुअली उस नाटक का क्या था कि वो था तो हिंदी में, लेकिन उसकी वेशभूषा, उसका वातावरण सब कुछ हमारा पहाड़ी था, और कहानी भी उत्तराखंड की ही वीरांगना तीलू रौतेली की थी। तो उसमें मैंने तीलू की माँ का रोल, मैणा देवी का मैंने रोल किया था, और हिंदी थिएटर था तो वहाँ सीखने को वो सिखाती भी थी और दूसरा तरीका था उनका। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इतनी अट्रैक्ट हुई, और उनके साथ मैंने मतलब वो 3-4 शो मैंने उनके किए और अच्छे लेवल पे किए। और उसके बाद जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद जब न्यूज़ मेरा नाम आया उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े सारे न्यूज़पेपर ने कवर किया, और मतलब इतनी वाहवाही मुझे मिली ना, मतलब इतना चेंज मैंने अपने आप को महसूस किया। तो मेरे मन में सीखने की बड़ी इच्छा थी, और उसके बाद क्या है कि मैं हिंदी थिएटर से जुड़ गई और मैं प्रज्ञा आर्ट्स में भी काम करने लगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि हिंदी थिएटर में अगर आपने कुछ जो नाटक करे उनके नाम अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। हाँ, हिंदी में मैंने किया था सुराज, हिमांशु जोशी जी का नाटक है वो, हिंदी नाटक। एक मैंने अभी तीलू रौतेली आपको बताया। महाभारत का भी युक्त की हमने तैयारी की हुई है अभी, है ना, और अभी भविष्य में 1-2 नाटक और मतलब हम हिंदी के करने वाले हैं। हाँ जी, ये शोज आपके मतलब कंटिन्यू होते रहते हैं शोज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा ना, मैं अब थोड़ा सा लर्निंग प्रोसेस, मेरे साथ उल्टा हो रहा है ना सब कुछ सबसे उल्टा हो रहा है ना, जो चीज़ें पहले कर रही थी वो मैं अब कर रही हूँ, मैं टाइम का यूज़ कर रही हूँ अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा आपको आपके सफ़र में थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जो ये सफ़र रहा है हिंदी और गढ़वाली फिल्मों का उत्तराखंड से, तो उसमें आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, तो उन अवार्ड्स के बारे में हमारे दर्शकों को अगर बताएं तो। अब मैं आपको सच बताऊं तो ये अवार्ड मिले ना, उसी से ज़्यादा जोश आ गया। मतलब बहुत बार सोचते थे कि घर गृहस्थी में उलझ जाओ, फिर कोई अवार्ड मिल जाता था तो 2012 में एक फिल्म आई थी बड़ी माँ, उसमें मैं बड़ी माँ का मेरा किरदार था, लोगों ने बहुत पसंद भी की थी वो फिल्म। तो उसके लिए मुझे यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2012 मिला था। और उसके बाद दिल्ली में एक उत्तराखंड नाट्य उत्सव हुआ था, जो गढ़वाली नाटक उसमें हुए थे। उसमें मैंने नाटक था हमारा चकुली पदान फुंदे पदान, ये उसमें मैंने चकुली की भूमिका निभाई थी, लीड रोल था वो भी। तो 2015 में वो मुझे सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए मुझे उन्होंने सम्मानित किया था। उसके बाद उत्तराखंड लोक संस्कृति सम्मान मुझे 2016 में एज ए रंगकर्मी ही मिला। मतलब रंगकर्म के लिए मुझे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं, उतना मुझे सिनेमा के लिए नहीं जितना रंगकर्म के लिए। उसके बाद अलकनंदा स्मृति चिन्ह 2017 में मिला। प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप ने भी एक अवार्ड शो किया था, जो कि मुझे 2018 में एक बेहतर महिला पात्रों को जीवंत तरीके से निभाने के लिए एज ए रंगकर्मी मुझे अवार्ड मिला था। उसके साथ ही एक हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक क्लब है, संगिनी क्लब है महिलाओं का, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए। अच्छा, वहाँ क्या था, वहाँ मैं पैसे लेके काम करने के लिए गई थी कि भाई आप आओ परफॉर्म करो और अपनी पेमेंट ले जाना। वहाँ कोई अवार्ड शो में मेरा कोई नाम नहीं था कि मैं अवार्ड के लिए, लेकिन वहाँ जब मैंने परफॉर्म किया, उसके अभिनय देखने के बाद आपका जब उन्होंने मुझे देखा, और मैंने वहाँ क्योंकि महिलाओं का कार्यक्रम था, उसमें महिलाओं के ही शेड बताने थे सारे, तो मैंने इतनी तरीके की महिलाओं को वहाँ पे जीवंत किया कि जो हमारे समाज में है हर टाइप की, घरेलू अलग और वही वीरांगना बन जाती है तो वो कैसी हो जाती है, इस तरीके से। तो उन्होंने मुझे मतलब सम्मानित किया अवार्ड के रूप में, ये था। और अभी आपको मालूम होगा रमेश घंटियाल जी ने, मतलब ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय था, राइटर हैं वो, उपन्यासकार हैं, उनका मुझे फ़ोन आया काफ़ी टाइम पहले, ये है 2019 की बात है या 18 की बात है, अब मुझे ईयर ध्यान नहीं है अभी।
तो उनका उपन्यास था प्रीतम का आशियाना। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे जो मेरी स्टोरी है वो एक अभिनेत्री की कहानी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फ्रंट पृष्ठ है उस पर जो है छायाचित्र आपका हो आवरण कवर पर। तो आप देखिए, मतलब मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने। अभी 2021 में मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी मंगला देवी प्रेरणा शक्ति सम्मान से सम्मानित, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कभी भी रुक सकते थे, क्योंकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमारा मन कभी भी मतलब डामाडोल हो जाता है कि छोड़ो यार परिवार भी देखना है, ये सब भी, चलो फिर कुछ मिल जाता है, फिर हम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जब हर किसी की लाइफ में, हर किसी के जीवन में जब भी हम कोई अभिनय करें या मतलब लीक सेट के जब भी हम कोई काम करते हैं, बिल्कुल, उस काम को करने में हमें सुख तो मिलता है बहुत, और हमें अच्छा भी लगता है जब हमारे को लोग अप्रिशिएशन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है। बट मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल ये पूछूंगा कि उस टाइम पर हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अगेंस्ट खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। आपने कैसे फेस कराया, और उन लोगों को, वो लोग जो आपको उस टाइम पर आपके अगेंस्ट थे और अब उनका क्या वो है आपको देख के? हाँ, मेरे साथ देखो, मेरे साथ होता था ऑफिस में भी, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी एक टाइम पर, जॉब के साथ में ये संघर्ष होता था, तो मुझे थोड़ा सा अलग महसूस करवाया जाता था। भाई ये तो फिल्मों में काम करती है, पता नहीं कैसी होगी, एक आम बात है। हमारे माता पिता को भी लोग शायद रात रात को आती है, ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। हमें भी कई बार बहुत अजीब तरीके से, और आज तो मेरे मतलब घर परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन ऐसा है, लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा ये एक अपना एक जीवन का मतलब जीने का एक तरीका है कि आप ठीक होने चाहिए, और आप क्या चाहते हो वो बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, दूसरे मेरे हस्बैंड है जो, वो इन चीज़ों को मतलब कभी वो ध्यान ही नहीं देते इस तरीके का। वो मतलब उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मत कर या कर ले, मतलब मैं फ्री हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि भाई घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो, करो। तो मैं उसी चीज़ पर चलती हूँ। और समाज है यहाँ पर, देखो कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनमें से कई लोग ऐसे जो अपने बच्चों के बारे में आप मुझसे बात करते हैं कि हमारी कहीं पे कोई फिल्म दिला दो, उसको कोई काम दिला दो अपने। ये है। अच्छा, ये मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल ये पूछूंगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो भी आप करते हैं, मतलब लाइफ में जो भी चल रहा है, और आप नाटक भी कर रही हैं या फिल्में भी करती हैं, मतलब उस चीज़ के लिए मोटिवेशन क्या है? मतलब लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक मोटिवेशन होती है, तो वो लाइफ में मोटिवेशन क्या है आपकी लाइफ में? मेरा मोटिवेशन ये है, एक तो मेरे आदर्श मेरे माता पिता हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। जब मैं अपनी माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा देखती हूँ, मैं कुछ करती हूँ और मेरी माँ जो मतलब खुश होती है ना, एक तो वो है। दूसरा, मेरे पापा ने भी मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा, मतलब हर जगह मेरा कोई मतलब सारे नाटकों को देखने के लिए मेरे मम्मी पापा मेरे आते ही हैं। कोई आए ना आए, मेरे मम्मी पापा आते हैं। अगर कई बार मम्मी नहीं आई तो पापा ज़रूर आएंगे। बताती हूँ, मेरे जो डैडी हैं उन्होंने हमेशा मुझे जो है पापा ने प्रोत्साहित किया। जैसे वो जब भी मुझसे मिलते हैं तो वो मेरे से कोई सवाल नहीं करते, वो सीधा ये बोलते तेरा अगला नाटक कब है। तो मुझे उनका, तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। माँ बाप बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। आपसे इतनी सारी बातें करके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि आप जो नए लोग हैं, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें, तो उनके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं। क्योंकि आपने जिस टाइम पे शुरू करा उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी और कनेक्टिविटी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो आज हमारे पास सब कुछ है। इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। उन सारी चीज़ों में अपनी फैमिली को भी आप साथ लेके चले हो, अपने इन लॉज को भी, अपने मम्मी पापा को भी और अपने बाल बच्चों को भी, सबको साथ लेके चले, और अपना जो आपके अंदर का जो एक कलाकार है उसको भी आपने मरने नहीं दिया है, उस कलाकार को भी साथ लेके चले हो। तो आप एक प्रेरणा स्रोत हो। तो आप हमारे नए जो जनरेशन के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली लेडीज़ को, लड़कियों को? हाँ बिल्कुल, मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने सपना देखा है तो देखो, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करते समय युद्ध है ना, युद्ध वाला हिसाब किताब होता है कि ये तो युद्ध, हमें कई बार हमें बातों से युद्ध को जीतना पड़ता है, कई बार हमें चुप रहकर युद्ध को जीतना पड़ता है। और मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी उम्र नहीं है या लोग क्या सोचेंगे।
तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य जो है क्लियर होना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। और कुछ नहीं तो मैं ये सोचती हूँ कि कर्म करना तो हमारे हाथ में है, तो हम उसे क्यों ना करें। और एक चीज़ और, किसी भी महिला को उम्र के किसी भी मोड़ पे इस बात का कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि हाँ यार मैं उस समय ये चीज़ें कर सकती थी पर मैंने हिम्मत नहीं की। मुझे बहुत अच्छी मैं कुक हो सकती थी, मैं बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर हो सकती थी, हमेशा हर कोई एक्टर ही नहीं बन सकता, या मैं बहुत अच्छी एक्टर हो सकती थी, किसी भी क्षेत्र में मैं एक अलग नाम कमा सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को समय ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता मिले ना मिले मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे आज भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे सच में आज भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मुझे बहुत बड़ा ऐसा बनना है, वैसा कुछ नहीं। बस मुझे ये लगता है कि मुझे लगातार चलना है और कुछ करना है बस, कि कल को कोई पीढ़ी अगर किसी अखबार में किसी किताब में हम रहे ना रहे, हमारा नाम देखे तो उन्हें लगे कि यार हाँ कुछ करना चाहिए, बस इतना ही। तो दर्शकों, ये थी कुसुम चौहान जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारी संघर्ष की कहानियाँ हमें सुनाई, बहुत सफलताएं हमें बताई, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, अपने अच्छे पल भी हमारे साथ शेयर करें और अपनी कठिनाइयाँ भी। तो मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करूँगा कि धन्यवाद कुसुम जी, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और अपने इतनी सारी बातें और इतनी सारी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आपके सामने पेश कर सकें। और मैं अपने दर्शकों को धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद।